जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 40 प्रश्न हैं और जो 40 प्रश्न हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 40 प्रश्न या तो किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यह सेशन किसके लिए फ़ायदेमंद है तो मैं उसके लिए बता दूं आपको कि जो भी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह सेशन काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, यदि जेपीएससी और जेएसएससी की सिलेबस की बात किया जाए तो सिर्फ 5 चैप्टर का अंतर है। दोस्तों, वह 5 चैप्टर कौन है? फर्स्ट है आपका सीएनटी एक्ट, सेकेंड एसपीटी एक्ट, थर्ड औद्योगिक नीति, फोर्थ शासन व्यवस्था और फिफ्थ साहित्यकार। यदि इन 5 चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सिलेबस है वो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का कॉमन है। दोस्तों, लेकिन 40 प्रश्न रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि अभी 16 और 17 दिसंबर को झारखंड सचिवालय की परीक्षाएं होनी हैं। इसी को देखते हुए हमने 40 क्वेश्चन को ही रखा है कि वो सभी विद्यार्थी अपने जांच सके कि 40 में हम कुल कितने नंबर ला पाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने 40 प्रश्नों का सेट तैयार किया है और कहने का तो 40 प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इस आज के सेशन में आपको 100 से अधिक प्रश्नों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सबों ने शुरू से अंत तक इस सेशन में आप बने रहेंगे, क्योंकि यह सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन में आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी कई प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा। फर्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश के शासनकाल में झारखंड के छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा, कौन से राजा के बारे में बात किया जा रहा है? नागवंशी राजा निम्न में से कौन नहीं था, है ना? तो लोदी वंश के शासनकाल में निम्न में से कौन नागवंशी राजा नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वह है प्रतापकर्ण, सेकेंड हरिकर्ण, थर्ड छत्रकर्ण और फोर्थ आपका विराटकर्ण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका लोदी वंश के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोगों ने मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था और वह 5 वंश कौन थे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो था वह था आपका गुलाम वंश, सेकेंड खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फोर्थ सैयद वंश एंड फिफ्थ लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंशों ने शासन किया था। फर्स्ट कौन सा वंश था? उस वंश का नाम था आपका गुलाम वंश। अंतिम में कौन सा वंश था? उस वंश का नाम था आपका लोदी वंश। यदि इसके समय को देखा जाए तो गुलाम वंश जो था वह आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश 1451 ईस्वी से
26 ईस्वी तक था दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमें बात किया जा रहा है वह हमें लोदी वंश के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि लोदी वंश का जो था कार्यकाल वह आपका 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। तो कहीं ना कहीं इसी बीच की बात किया जा रहा है आपका। तो इस बीच में कहता है कि कौन नागवंशी राजा नहीं था। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रतापकर्ण, सेकेंड हरिकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो है वह लोदी वंश के समय में वह आपका हरिकर्ण नहीं था। तो कौन कौन था? तो आपका प्रतापकर्ण था, क्षत्रकर्ण था और विराटकर्ण था। इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हम लोग पक्ष और विपक्ष राजनीति में बहुत बात करते हैं, उसी विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर विपक्ष का मतलब क्या है? यहाँ वी का मतलब है आपका विराटकर्ण, प का मतलब है आपका प्रतापकर्ण और छ का मतलब है दोस्तों क्षत्रकर्ण। तो ध्यान रखेंगे, विपक्ष से आप याद रख सकते हैं। और ये क्या याद रखना है? तो किस समय की बात है? ये लोदी वंश के कार्यकाल में कौन कौन नागवंशी राजा थे, तो उसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। वह आप विपक्ष, विपक्ष मतलब वी मतलब आपका हो गया विराटकर्ण, प मतलब हो गया प्रतापकर्ण और छ का मतलब हो गया क्षत्रकर्ण दोस्तों। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हरिकर्ण के बारे में। आखिर ये हरिकर्ण ये भी मेरा नागवंशी राजा था, लेकिन ये नागवंशी राजा कब था? तो ये ध्यान देंगे, हरिकर्ण जो था वह आपका तुगलक वंश के समय में था। और ये आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि तुगलक वंश आपका कब से कब तक था? तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी के बीच था दोस्तों। अब ये तुगलक वंश जो के समय में कौन था नागवंशी राजा? तो वह था हरिकर्ण। और अगर यहाँ तुगलक वंश में भी आप बात करेंगे तो उसमें भी एक आपका शासक आपने पढ़ा होगा, उसका नाम था आपका MBT, है ना, MBT, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो नागवंशी राजा था वह आपका कौन था? हरिकर्ण। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, कहता है निम्न में से कौन गलत है? क्या पूछा जा रहा है? कौन गलत है? यहाँ दिया है आपका फर्स्ट कि महाभारत में क्या झारखंड को पशु भूमि के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा कि झारखंड को विभिन्न स्रोतों में अन्य कई नामों से जाना जाता है। उसी से यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में महाभारत में क्या झारखंड को पशु भूमि के नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता है? मुगल काल में खोखरा के नाम से जाना जाता है? कि विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है? ये चार में से कौन गलत है? जल्द आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। यहां से हमेशा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहां से प्रश्न उठाया है और आपको यहां चार आपको जानकारी मिलेगा। चलिए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि महाभारत में पशु भूमि के साथ साथ एक अन्य नामों से जाना जाता है, पुंडरीक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पुंडरीक के साथ साथ आपका कर्क खंड के भी नाम से, है ना, झारखंड को इसमें महाभारत में जाना जाता है। तो यहाँ से आप तीन याद रखेंगे आप, एक तो पशु भूमि, एक आपका पुंडरीक और एक आपका कर्क खंड, है ना। ये तीनों आपका महाभारत में जाना जाता है। फिर दिया है वायु पुराण में मुरन, तो ये भी आपका सही है। मुगल काल में खोखरा, जी नहीं, ये आपका गलत आंसर है दोस्तों, क्योंकि मुगल काल में झारखंड को खोखरा ना जान करके क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ खुखरा नाम से जाना जाता है या आपका कुकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपका गलत आंसर है। ये आपका अगर खोखरा किस में जाना जाता है तो ये आपका जो है वह तुजुके जहांगीरी, है ना, तुजुके जहांगीरी में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता है। और ये विष्णु पुराण में मुंड के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हम लोग थोड़ा याद करते हैं। जैसे हमेशा तीन चीज में कंफ्यूजन होता है, एक होता है आपका मुंड में, और एक जो होता है आपका मुरंड में, और एक जो होता है वह आपका मुरुंड में, है ना। ये तीन शब्द जो है, इन तीनों के बारे में थोड़ा क्लियर कर ले दोस्तों, याद करें। जैसे देखिए विष्णु में आधा स लेकर के तीन अक्षर हैं, उसी प्रकार मुंड में आधा न लेकर के तीन अक्षर हैं। तो यहां से आप पकड़ सकते हैं, इसमें भी तीन अक्षर, यहां भी तीन अक्षर हैं, और आधा आधा का प्रयोग दोनों में किया गया है, उस प्रकार से इसको आप पकड़ सकते हैं। वायु पुराण को आप क्या है पकड़ने का? तो यहां देखिए वायु में आपका दो अक्षर है, लेकिन मुरंड में जो आपका है वो चार अक्षर है, यानी दो का आपका डबल चार अक्षर वाला
प्याला आपका इसका होगा। तो आप तो छांट सकते हैं कि समझ गए कि मुंड वाला जो आधा का प्रयोग, तो जहां आधा होगा वही आंसर होगा। मुरंड 4 है तो जो आपका 4 2 होगा, यानी 2 का डबल 4 है वो आपका होगा। आप बोलेंगे नहीं यहां भी 4 है, तो देखिए आपका मुरुंड है, यहां ये देखिए आपका प्रयोग किया गया है। तो ये मुरुंड आखिर कहां पर बोला गया है? तो ये जो बोला गया है वह समुद्रगुप्त का है ना, समुद्रगुप्त, एक आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है ना क्या बोला गया है? मुरुंड बोला गया है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, मुंड किस में बोला गया है? विष्णु पुराण में। मुरंड किस में बोला गया है? वायु पुराण में। मुरुंड किस में बोला गया है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, झारखंड में पाए गए पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत कांसे का प्याला, क्या पूछा गया है कि कांसे का प्याला कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी आप जानते हैं कि पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें अनेक अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उसी में से एक पूछा गया है आपको कि कांसा का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कांसा का प्याला जो है, फर्स्ट ऑप्शन है बेनू सागर सिंहभूम, सेकेंड है आपका नामकुम रांची, थर्ड है आपका लोहरदग्गा एंड फोर्थ है दोस्तों आपका लूपगढ़ी। आप कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले कि लूपगढ़ी जो है वहाँ का कि कौन सा जिला में है, पड़ता है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कांसा का प्याला पूछा गया है, कांसा का प्याला जो है उसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा लोहरदग्गा, क्योंकि लोहरदग्गा से ही कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या ये अन्य 3 जगहों से कुछ प्राप्त हुआ है? तो जी हाँ, इन 3 जगहों से भी प्राप्त हुआ है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे बेनू सागर है ना, बेनू सागर कहाँ है? सिंहभूम में है, ये भी पूछा जाता है। तो बेनू सागर से क्या प्राप्त हुआ है? तो बेनू सागर से आपका जैन की मूर्तियां प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, बेनू जेनू है ना, बेनू जेनू है ना, बेनू जेनू करके याद रखेंगे। तो यहां से बेनू सागर से क्या प्राप्त हुआ है? जैन की मूर्तियां प्राप्त हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार आपका नामकुम से क्या प्राप्त हुआ है? तो नामकुम से 2 महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं। वह 2 महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है? तो एक है आपका तांबे एवं लोहे के औजार है ना, तांबे एवं लोहे के औजार, और दूसरा जो हुआ है वह हुआ है बाण के फलक है ना, बाण के फलक। ये 2 चीज़ें दोस्तों, एक तांबे एवं लोहे के औजार एवं दूसरा बाण के फलक, ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दोनों आपका नामकुम रांची से प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार लूपगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है? तो लूपगढ़ी सबसे पहले कहाँ है? तो ये लूपगढ़ी जो है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में है दोस्तों है ना, पश्चिमी सिंहभूम। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में आपका है कौन सा? तो वह है आपका लूपगढ़ी। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह है आपका कब्रगाह के अवशेष है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लूपगढ़ी से प्राप्त हुए। और लूपगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, निम्न में से बेमेल को छाटे, बेमेल मतलब गलत को छाटे। देखिए, क्या आपका बलवा दाग खुट्टी में है? नेक्स्ट आपका पटम्मा गांव क्या जमशेदपुर में पड़ता है? हनुमान गांव गुमला में है, और कटुंगा गांव गुमला में है। आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है दोस्तों। जल्द कमेंट करके आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ये बलवा दाग जो मेरा खुट्टी में है ये बिल्कुल सही जवाब है। पटम्मा गांव जमशेदपुर में है, ये भी मेरा सही जवाब है। हनुमान गांव गुमला में जी नहीं, ये आपका गलत है दोस्तों है ना। हनुमान गांव जो है वह गुमला में ना हो करके ये कहाँ है? तो ये जो है आपका वह है कहाँ पे? पलामू में। कहाँ है? तो हनुमान गांव ध्यान रखेंगे पलामू में है दोस्तों। तो ये आपका गलत है, यानी आपका जो सही आंसर है वह सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और कटुंगा गांव गुमला ये भी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक कुछ भिड़ाते हैं, इसमें याद करने की कोशिश करते हैं ना। ध्यान देंगे अगर मेरे सेशन में शुरू से अंत तक अगर बने रहेंगे तो बहुत सारा ट्रिक भी आपको जानने का मौका मिलेगा, और ये आपको एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। ध्यान देंगे, यहाँ पे हमेशा ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होते रहता है कि कौन कहाँ है। तो चलिए हम याद कराने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए यहाँ दिया है बलवा दाग खुट्टी, ये तो सही आंसर है, लेकिन कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो आप
आप बताइए, जब आप खुट्टी गाड़ते, खुट्टी समझते हैं आप लोग कि घर में या जमीन में कहीं पर जब आप खुट्टी लकड़ी का गाड़ते हैं, तो बताइए खुट्टी गाड़ने के लिए आप पहले इस पे बल लगाते हैं, तो बल लगाते तभी ना खुट्टी गड़ता है जमीन में। तो बताइए कि खुट्टी को गाड़ने के लिए क्या लगाने की जरूरत है? बल लगाने की जरूरत पड़ता है। तो आप बल से पकड़िए दोस्तों खुट्टी को आपका, कि बलवा दाग कहाँ है? खुट्टी, है ना, यहां से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपका क्या? पटम्मा गांव जमशेदपुर, है ना, आप यहां से देखो, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। आप जैसे मान ले जानते हैं कि झारखंड जो है वह आपका कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ हमेशा जो वर्षा की दिक्कत होती है। जब अगर वर्षा ना हो और आपका किसी किसान का जो है वह खेत जो है वह पानी के कारण से सूख रहा है ना, तो और उसी समय क्या हो जाए कि कहीं नहर से उसको पानी मिल जाए फ्री में आपको, तो किसान कहता है ना कि अरे जम के पटा लो, है ना, जम के पटा लो ताकि पैदावार अगर वर्षा ना भी हो तो मेरा पैदावार हो जाए। तो वहाँ जम के पटा लो, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं दोस्तों। जम के पटाना था, जम को यहाँ से ले लें और पटाना आप पटम्बा से ले लें, यानी जम को पटाओ। तो यहां से याद रहेगा आपको, पटम्बा कहां हो जाएगा आपका? जमशेदपुर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों कटुंगा गांव गुमला, है ना, आप ध्यान दें, घर में जब आप लगाते हैं गमला में कुछ पौधे को लगाते हैं तो आज न कल जब पौधा बड़ा होता है तो आप उसका कटिंग करते हैं, काटते हैं ना, तो यहां ध्यान रखें गुमला को आप गमला से ध्यान रखें और कटुंगा को काटने से ध्यान रखें। तो गमला में जो भी हम लगाते हैं उसको एक ना एक दिन हम लोग काटते हैं दोस्तों। तो यहां से आप जो है वह गुमला और कटुंगा दोनों को पकड़ सकते हैं। तो कटुंगा गांव कहां होगा? गुमला। कैसा ये ट्रिक आप लोगों को लगा? कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, बाकी फिर ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सही है? क्या पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सही है? सही छांटना है। क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी? क्या विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को हुई थी? मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना बाबर कुंवर सिंह ने किया था? कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में है? आपको बताना है कौन सही है। आपका यहाँ पे 4 कोड दिया हुआ है, जल्द कमेंट करके आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो शुरुआत है वो 12 जून 1857, ये बिल्कुल सही है। तो 1857 की जो क्रांति है वह शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत बिल्कुल सही डेट है, वह आपका 12 जून 1857 को। कहां से हुई थी? तो ये जो आपका शुरुआत कहां हुई थी 1857 की क्रांति? तो आप जानते होंगे कि आपका जो देवघर है ना, कहां से? तो आपका देवघर के रोहिणी गांव से। कहां से? देवघर के रोहिणी गांव से ये विद्रोह आपका जो है 1857 की क्रांति जो है वह प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वह आपका बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है, क्या विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को भी थी? जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ सहदेव को फांसी जो है वह रांची, है ना, रांची के जिला स्कूल, कौन सी स्कूल? रांची के जिला स्कूल, है ना, जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप, है ना, मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ में, है ना, कदम, कौन सा पेड़? कदम के पेड़ पर जो है वह आपको फांसी दे दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई थी? तो एक तो आपका रांची में दी गई थी दोस्तों। कहाँ दी गई थी? रांची में दी गई थी आपका। इसके बाद कहाँ पर, किस स्कूल के मुख्य द्वार पर? तो जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर। किस पेड़ पर? तो कदम के पेड़ पर दी गई थी। कब दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को। यहाँ से कई प्रश्न आपको जानने को मिल रहा होगा। तो 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी दोस्तों। इसके बाद दिया है, क्या मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना बाबू कुंवर सिंह ने किया था? जी नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने नहीं करके इसकी स्थापना जो है वह आपका विश्वनाथ सहदेव ने किया था, है ना। कौन किया था? विश्वनाथ सहदेव ने। देखिए मुक्तवाहिनी सेना में जो है सहयोग बाबू कुंवर सिंह का भी रहा है, लेकिन स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ना होकर के क्या हो जाएगा?
विश्वनाथ सहदेव, यानी ये आपका जो है वो आपका गलत आंसर है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। और फोर्थ, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय क्या रांची है? बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। रामगढ़ मुख्यालय का जो बटालियन का मुख्यालय रांची है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका सही होगा वह 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलकाय आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तिलकाय आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो तिलकाय आंदोलन जो है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये तिलकाय आंदोलन कब हुआ था। तो ये तिलकाय आंदोलन जो हुआ था 1783 से 85 के बीच में हुआ था। ये तिलकाय आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो तिलकाय आंदोलन जो है वह तिलका मांझी ने प्रारंभ किया था। तिलका मांझी को अन्य नाम से भी जानते हैं। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया, है ना, जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे तो पूछ सकता है कि जबरा पहाड़िया किनका उपनाम है या किनका अन्य नाम है? तो ध्यान रखेंगे तिलका मांझी का। तिलका मांझी किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तिलकाय आंदोलन का। तिलकाय आंदोलन कब हुआ था? 1783 से 1785 के बीच में हुआ था। ये तिलका मांझी ने ही 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या कर दिया था, है ना। किसे किया था? क्लीवलैंड की हत्या कर दिया था, जिसके कारण जो है वह आपका अंग्रेज अधिकारी, है ना, अंग्रेज अधिकारी था। उसका नाम क्या था जिसने इसको जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा था? बताएं आप लोग, अंग्रेज अधिकारी का नाम जो है आप कमेंट करके बताइए कि कौन से अंग्रेज अधिकारी था जो आपका क्लीवलैंड की हत्या कर देने के कारण इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तिलका मांझी को। दोस्तों आप कमेंट करके जल्द आप बताएं इसमें, है ना। जिसके कारण फिर क्या हुआ था कि तिलका मांझी ने जैसे ही अंग्रेज अधिकारी पकड़ने की कोशिश किया, वैसे तिलका मांझी ने इसके विरोध में एक छापामार युद्ध, है ना, छापामार युद्ध प्रारंभ किया था। और छापामार युद्ध को ही गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? छापामार युद्ध को गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आप दिया है यहाँ पर कि प्रचार के लिए किसका प्रयोग किया था। फर्स्ट दिया है यहाँ पर, क्या तीर धनुष का प्रयोग किया था? क्या आपका सखुआ पत्ता का प्रयोग किया था? क्या आपका सरई फूल का प्रयोग किया था? क्या आपका नीम पत्ता का प्रयोग किया था दोस्तों? तो ध्यान देंगे, तिलका मांझी ने प्रचार के लिए जो प्रयोग किया था वह था ऑप्शन नंबर बी, यानी सखुआ पत्ता का प्रयोग किया था दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग है वह आपका पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये है, निम्न में से कौन गलत है? क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन गलत है? क्या ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 के बीच में हुआ था? क्या आपका संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था? क्या आपका तिलका आंदोलन 1783-85 में हुआ था? क्या चुआर विद्रोह आपका 1717 से 1818 के बीच में हुआ था? तो फर्स्ट 3 तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ताना भगत आंदोलन 1913-14 में हुआ था। और ताना भगत का नेतृत्वकर्ता कौन थे? किसने प्रारंभ किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था आपका जतरा भगत। कौन था? जतरा भगत। और संथाल विद्रोह की अगर बात करेंगे तो इसके नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? तो इसका ने जो किया था सिद्धू कान्हू ने, है ना। सिद्धू कान्हू नाम आता आपका चांद भैरव, है ना, चांद भैरव, है ना। ये आपका ये भी नाम आएगा फूलो झानो, है ना, फूलो और झानो, ये सभी का नाम आता है। लेकिन जनरली आपको कहीं कहीं जो है वह सिद्धू और कान्हू के देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह इस सभी ने मिलकर के प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1855-56 में प्रारंभ किया था। इसके बाद दिया तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन 1783-85 में ही प्रारंभ किया था। और किसने प्रारंभ किया था? तो अभी हम लोग इससे पहले वाले देखे थे क्वेश्चन में, इसका जो किया था वह आपका कौन है? तो तिलका मांझी ने किया था। उसके बाद दिया है चुआर विद्रोह 1770 से 18। जी नहीं, चुआर विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और ये जो डेट दिया है यह आपका 1770 से 1818 इस बीच में हुआ था। उस विद्रोह का नाम था, वह था आपका चेर विद्रोह, है ना। कौन सा विद्रोह था? चेर विद्रोह। और चुआर विद्रोह कब था? वह आपका 1769 से 1805। यहाँ सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे इतना फैक्ट्स को। चलिए हम लोग ने यहाँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है ना? किसके आधार पर? राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा जो है झारखंड का रेलवे स्टेशन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है रांची, सेकेंड है कोडरमा, थर्ड है धनबाद और फोर्थ है आपका हजारीबाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? धनबाद दोस्तों। राजस्व सबसे ज़्यादा प्राप्ति इसी से होता है, इसलिए सही आंसर आपका धनबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वह है इच्चागढ़ पक्षी विहार झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है ना? कौन सा पक्षी विहार? इच्चागढ़ पक्षी विहार। और ये प्रश्न कई बार आपका जेएसएससी और जेपीएससी ने पूछा है। जेएसएससी तो कई एग्जामों में पूछा है दोस्तों। तो क्या ये आपका इच्चागढ़ पश्चिमी सिंहभूम में है, गुमला में है, साहेबगंज में है, सरायकेला खरसावा में है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे इच्चागढ़ जो पक्षी विहार है वह है आपका कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे सरायकेला, है ना? सरायकेला खरसावा, है ना? सरायकेला खरसावा में है कौन? तो इच्चागढ़ पक्षी विहार। जैसा कि आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है इच्चागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे आपका सरायकेला खरसावा। और यहाँ पर भी एक पक्षी विहार है, उस पक्षी विहार का नाम है उधवा पक्षी विहार, है ना? उधवा पक्षी विहार जो है वह आपका कहाँ है? तो वह है आपका दोस्तों साहेबगंज में। कहाँ है? साहेबगंज में। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, एक आपका उधवा पक्षी विहार और एक आपका इच्चागढ़ पक्षी विहार। चलिए हम लोग नेक्स्ट, इस प्रकार आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, है ना? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? कौन सी गवर्नर की बात कर रहा है? आदिवासी गवर्नर की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका सैयद अहमद, सेकेंड दिया है द्रौपदी मुर्मू, थर्ड दिया है सैयद सिप्तेरजी और फोर्थ दिया है वेद वर्मा। आपको बता दें ये चारों झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, है ना? ये चार, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एकमात्र आदिवासी, और एकमात्र आदिवासी राज्यपाल कौन है? वह है आपका द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है आपका उड़ीसा की रहने वाली है। और यही द्रौपदी मुर्मू एकमात्र महिला राज्यपाल है जो झारखंड के भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है ना? अब और इसके साथ अगर ये झारखंड के राज्यपाल रही हैं तो झारखंड के कैवें राज्यपाल के रूप में झारखंड में सेवा दी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपका जो है वह आपका 9वें राज्यपाल, है ना? ये आपका जो है 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड में सेवा दी है। कैवें? तो 9वें राज्यपाल के रूप में। कौन? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना? द्रौपदी मुर्मू ने 9वें राज्यपाल के रूप में आपका झारखंड में सेवा दी है। ये हो जाएगा आपका। और यदि अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें कौन थे, कि 10वें आपका राज्यपाल कौन थे जो झारखंड में सेवा दी है, तो झारखंड में 10वें राज्यपाल जो थे वह थे रमेश बैस, है ना? कौन थे? रमेश और बैस, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अगर 11वें की बात करेंगे तो 11वें जो अभी वर्तमान में है, और वर्तमान में कौन है? तो वह है सीपी राधा कृष्णन, है ना? कौन है? सीपी राधा कृष्णन। तो ये आपका 11वें हो गए और 9वें आपका हो गए द्रौपदी मुर्मू। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा 9, 10, 11, है ना? नेक्स्ट है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद, है ना, कितने लोगों ने, है ना, कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो ध्यान रखेंगे कितने लोगों ने सेवा दी है। तो कुल आपका जो अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो कुल 11 लोगों ने झारखंड में सेवा दी है। और उसमें जो था वह प्रथम कौन था? तो प्रथम व्यक्ति का नाम है, उसका नाम था प्रभात कुमार, है ना? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। और इसके बाद लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो 11 है, आप जानते होंगे कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल अगर बात किया जाए कि प्रथम जो है वह कार्यवाहक, है ना? तो एक रहे हैं प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल झारखंड के कौन रहे हैं, क्योंकि इनको जोड़ते हुए टोटल 11 लोगों ने राज्यपाल की सेवा को पद को सुशोभित किया है दोस्तों। और 11वां जैसा कि आपको बताए कि 11वां कौन व्यक्ति हैं, तो वह है आपका सीपी राधा कृष्णन। कौन है? सीपी राधा
कृष्णन, है ना। ये आपका कौन है, 11वें है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको एक कमेंट करके आपको बताना है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, क्योंकि वो कार्यवाहक राज्यपाल को जोड़ते हुए टोटल 11 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है। उसमें एकमात्र महिला जो थी वो आदिवासी महिला थी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम अनुसूचित जनजाति, कौन सी बात किया, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये आपका देखिए अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले निम्न में से कौन है। यहां पे देखिए एसटी प्रतिशत की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ एसटी की बात कर रहा है। अगर सिर्फ एसटी की बात करता तो सबसे ज्यादा एसटी जो है वह रांची जिला है ना, लेकिन एसटी प्रतिशत की बात कर रहा है और एसटी प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां है, तो एसटी प्रतिशत सबसे ज्यादा वह है आपका कहां पर, वह है खूंटी जिला दोस्तों। कहां है, खूंटी जिला। तो आप देखिए सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट में आपका खूंटी जिला, सेकेंड में सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे ज्यादा जो है एसटी प्रतिशत कहां है, खूंटी में है, उसके बाद सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संथाली लिपि, कौन सी लिपि, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं कि ये संथाली लिपि किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वह है आपका संथाल जनजाति से। कौन सी जनजाति से, संथाल जनजाति से दोस्तों। और आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वह ये संथाल जनजाति ही है ना। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए कि भारत में जो संथाल जनजाति का केवा नंबर है, तो ध्यान रखेंगे अगर भारत में बोलेंगे तो भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज्यादा जनजाति है उस जनजाति का नाम है भील जनजाति, और सेकेंड नंबर में जो है उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति, और थर्ड में जो है वह है मेरा कौन, ये है आपका संथाल जनजाति दोस्तों। कौन सा है, संथाल जनजाति। तो ध्यान रखेंगे अगर झारखंड में बोला जाए तो सबसे ज्यादा, है ना, अगर झारखंड में बोला जाए तो सबसे ज्यादा यानी फर्स्ट स्थान पे है, लेकिन अगर भारत में बात किया जाए तो कैवें स्थान पे, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ संथाली जो है, ध्यान रखेंगे संथाल यार इसकी जो लिपि था, कौन लिपि था, ओल चिक्की। अब ये ओल चिक्की का आविष्कार पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका जो आविष्कार किया था वह कौन किया था, रघुनाथ मुर्मू। और ये रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिक्की भाषा का आविष्कार कब किया था, तो ये किया था आपका 1941 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे यहां से क्या क्या प्रश्न बनेगा, एक बनेगा कि ये संथाली लिपि किसकी लिपि है, संथाल जनजाति की लिपि है। लिपि का नाम क्या है, ओल चिक्की। ओल चिक्की का आविष्कार किसने किया, रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू ने कब आविष्कार किया, 1941 में। झारखंड में की सबसे बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या के मामले में, संथाल जनजाति। भारत में कैवी जनजाति है, भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। पहली बड़ी जनजाति कौन है भारत में, तो वो आपका भील है, सेकेंड कौन है, गोंड है। और यही दोनों क्वेश्चन जो है वह पिछले जेपीएससी 7 to 10 है ना, ये 7 to 10 जब अगर पिछले बार जेपीएससी हुआ था तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो था आपका भील। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो आंसर वहां था गोंड। लेकिन बहुत लोगों ने इसका मिस्टेक कर दिया था गोंड और भील में, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है। आदिम जनजाति, यहां से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, है ना। आदिम जनजाति के बारे में आपको पता होगा कि आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है, तो आदिम जनजाति की कुल संख्या 8 है। अब हमें यहां जानना है कि 8 आखिर वो आदिम जनजाति कौन है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि याद करने की कोशिश करते हैं। एक मैं ट्रिक आपको बताता हूं और ये ट्रिक में आपको 8 आदिम जनजाति आ जाएंगे दोस्तों। थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, याद करने की कोशिश करेंगे। वह ट्रिक है आपका सब देखिए क्या लिखे, तो यहां जो लिखा हुआ आपका कि सब असुर को
100 बीबी पसंद है ना। सब असुर को कितना बीबी पसंद है? 100 बीबी पसंद। अब इसको तोड़ भी करके भी याद रख सकते हैं। 100 बीबी पसंद है किसको? सब असुर को, है ना। तो ध्यान रखेंगे सब असुर को कितना बीबी पसंद है? 100 बीबी पसंद। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सब का जो मतलब है वह आपका है दोस्तों, वह है आपका सबर जनजाति। असुर का मतलब जो है वह आपका जो है वह तो असुर ही रहेगा। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका असुर जनजाति ही है ना। उसके बाद जो है को का मतलब जो है वह है आपका कोरबा जनजाति, है ना। उसके बाद 100 का जो मतलब है वह आपका है, यहाँ 100 का मतलब है सौरिया पहाड़िया, है ना। 100 का मतलब क्या है? तो सौरिया पहाड़िया। और इसके एक और है इसमें, वह है आपका माल पहाड़िया। तो 100 का मतलब हो गया सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। बीबी, बी मतलब हो गया आपका बिरहोर, है ना। बी मतलब क्या हो गया? बिरहोर। और एक और बी का मतलब हो गया, वह हो गया आपका बिरजिया। क्या हुआ? बिरजिया। उसके बाद आपका जो है पसंद से प से खाली लेना है, वह आपका परहिया, है ना। परहिया। और ह से यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे सब असुर को कितने बीबी पसंद है? 100 बीबी पसंद है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, अब याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं। कौन आदिम जनजाति किस श्रेणी में शामिल है? तभी हम देखिए फर्स्ट ऑप्शन है असुर, बिरहोर, बिरजिया। तीनों देखिए यहाँ देखने को मिलेगा आपको, असुर, बिरहोर, बिरजिया। असुर भी है, बिरहोर भी है और आपका बिरजिया भी है। उसके बाद कोरबा, माल पहाड़िया। कोरबा है, माल पहाड़िया है। उसके बाद सौरिया पहाड़िया और परहिया। सौरिया पहाड़िया है और परहिया, सभी आ गया। इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी आपका उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति, है ना, एसटी। अनुसूचित जनजाति को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अभी जो है वो अगर 2022 से पहले की बात करेंगे, है ना। कब? तो 2022 से पहले, है ना। तो 2022 से पहले तो कुल जनजाति की संख्या कितनी थी? तो 32 जनजाति थे। लेकिन 2022 में एक आपका और जनजाति अधिसूचित किया गया है जो आपका 33वीं जनजाति के रूप में, और उस जनजाति का नाम है, उसका नाम क्या है? तो आपका प्राण, है ना। तो पुराण आपका इसका नाम है। तो ध्यान रखेंगे तो कब? लेकिन 2022 ईस्वी में दोस्तों। तो 2022 ईस्वी में इसे अधिसूचित किया गया था। कैवी जनजाति के रूप में? तो 33वीं जनजाति के रूप में। अगर यहाँ पे और 32 से भी पहले जानने की कोशिश करेंगे तो जिस समय आपका मूल संविधान में अगर बात किया जाए, है ना, मूल संविधान में, तो जो वहाँ पे जनजाति की संख्या थी वह आपका 30 थी, है ना। मूल संविधान में कितने जनजाति थे? 30। लेकिन 2003 ईस्वी में 2 अन्य जनजाति को इसमें शामिल किया गया था। वह जनजाति था आपका कंवर और एक जनजाति थी कोल, है ना। जो आपका ये कोल था ये 32वीं जनजाति और कंवर जो थी वह आपका 31वीं जनजाति था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपका कई प्रश्न बना कि मूल संविधान में किसने जनजाति थे? तो आपका ध्यान रखेंगे जनजाति की संख्या 30 थी। आपका कब 30 से 32 हो गया? तो ध्यान रखेंगे 2000 आपका जो है वह 3 में जो है वह आपका 30 से बढ़कर के 32 हो गया। और वह कौन कौन हुआ? तो 31वीं जनजाति कंवर और 32वीं जनजाति कौन है? आपका कोल। और अभी जो है 2022 ईस्वी में 33वीं जनजाति के रूप में पुराण को अधिसूचित किया गया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कहता है किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया जाता है? तो वह जो आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 342, यानी आपका जो आंसर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है ना। किस दृष्टिकोण से? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 8 आदिम जनजाति हैं। अब 8 आदिम जनजाति में सबसे जनसंख्या किनकी ज़्यादा है? तो कहता जनसंख्या की दृष्टि से। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले है सौरिया पहाड़िया, फिर है माल पहाड़िया, फिर कोरबा और फिर परहिया। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता झारखंड
झारखंड की किस जनजाति की भाषा द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है ना। अगर आपने भाषा परिवार पढ़ा होगा तो भाषा परिवार जो है वह अगर भारत में देखेंगे तो 4 भाषा परिवार है दोस्तों। एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार, एक आज भाषा परिवार और एक चीनी तिब्बती भाषा परिवार। लेकिन ये झारखंड की अगर बात किया जाए तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार झारखंड में नहीं है, यानी 3 भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और कौन सा है, आर्य भाषा परिवार। तो उसमें से यहां पर किसकी बात किया गया है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की बात किया गया है दोस्तों। और ये द्रविड़ भाषा परिवार में यहां पर जो कौन सा है शामिल आपका, तो एक आपका है कुड़ुक, है ना। कौन सा है, तो एक आपका है द्रविड़ के अंतर्गत कुड़ुक और सेकेंड जो है वह है आपका माल्टो। आखिर ये कुड़ुक जो है वह किस जनजाति की भाषा है, तो ये जो कुड़ुक है वह आपका उरांव जनजाति की भाषा है और ये जो माल्टो है वह आपका जो है वो सौरिया पहाड़िया, है ना, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, है ना। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया इन दोनों की भाषा है माल्टो और उरांव की भाषा है कुड़ुक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है, तो कुड़ुक है। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा क्या है, तो माल्टो है। कुड़ुक और माल्टो किस भाषा परिवार के अंतर्गत है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वह पहला दिया था कुड़ुक, दूसरा दिया था माल्टो, सी में दोनों। तो यहाँ द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक भी है और माल्टो भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड बजट, है ना, झारखंड बजट 2023-24 यानी करंट है में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है, कौन सी योजना शुरू की गई है, किसके लिए, मोटा अनाज के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक क्वेश्चन ये आपका करंट का है, क्योंकि करंट को छोड़ करके मैं सारा पोर्शन का क्वेश्चन लिया हूं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कला, संस्कृति, मिसलेनियस, है ना, सारा से क्वेश्चन है सिर्फ करंट को छोड़ करके। लेकिन इस सेट में आपका सिर्फ एक करंट है। करंट का जो है क्वेश्चन हम लोग अलग से बनाने की कोशिश करेंगे, उसका अलग सेशन लेकर के आपके बीच आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं हम लोग मोटा अनाज। तो मोटा अनाज के लिए कौन सी योजना, तो वो उस योजना का नाम है झारखंड राज्य मिलेट योजना। इसलिए आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, झारखंड राज्य मिलेट योजना। ये जो योजना है किसके लिए चलाया गया था, मोटे अनाज के लिए चलाया गया था दोस्तों। चलिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ना, संथाल विद्रोह, है ना, कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को अन्य किन विद्रोह के नाम से नहीं जाना जाता है ना, क्या बोल दिया, नहीं जाना जाता है। क्या संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्या संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, क्या संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्या हुल विद्रोह को आपका उलगुलान के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, संथाल को हुल विद्रोह, संथाल हुल भी बोला जाता है, भारत की प्रथम जन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। यानी ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जो आपका गलत आंसर पूछा जा रहा था और वह गलत आंसर होगा दोस्तों आपका उलगुलान, क्योंकि उलगुलान का मतलब जो होता है वह उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह, या है ना, इसको बोलते हैं महान हलचल, है ना, महान हलचल, है ना। ये किसका मतलब है, ये आपका उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह या महान हलचल। और ये आपका किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वह आपका मुंडा विद्रोह से। कौन सा विद्रोह से, मुंडा विद्रोह से। और यह मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था वह 1895, है ना, 1895 और 1900 के बीच में जो है वह कौन विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा। क्या था, बिरसा मुंडा, है ना। इसलिए उलगुलान का संबंध संथाल विद्रोह से ना होकर के किससे है, मुंडा विद्रोह से है दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये जो आपका संथाल विद्रोह है ये आपका कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। इस संथाल विद्रोह किसने प्रारंभ किया था, तो आपको इससे पहले भी हम लोग देखे कि इसे प्रारंभ जो किया था वह सिद्धू, है ना, कान्हू, चांद भैरव, है ना, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये आपका 4 और एक और आपका ले सकते हैं 2, फूलो और झानो। ये सभी का नाम आता है किस विद्रोह से, वह आपका संथाल विद्रोह से, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है सरहुल पर्व के संबंध में कौन को जो है वह कथन असत्य है। क्या पूछा जा रहा है कि सरहुल विद्रोह के संबंध में कौन कथन असत्य है दोस्तों, यानी गलत है। क्या ये सरहुल पर्व जो है वह आपका कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, सरहुल पर्व जो है वह कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्या सरहुल पर्व का जो फूल विसर्जन जो है, सरहुल फूल का विसर्जन स्थल क्या गिड़वा कहलाता है? तो जी हाँ दोस्तों, सरहुल फूल का जहाँ विसर्जन करते हैं उस स्थल का जो नाम है वह क्या है आपका गिड़वा, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट कहता है क्या इसमें पाहन जो है, सरहुल में क्या पाहन करम डाल की पूजा करता है? तो ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दें, करम डाल की पूजा तो आपका करम पूजा में होता है, यहाँ पर हमें सरहुल पर्व है और सरहुल पर्व में जो है वह किसकी पूजा होती है? तो वहाँ पर जो होती है वह आपका सरई फूल है ना, सरई मतलब सखुआ, तो यहाँ सखुआ फूल की पूजा होती है। इस प्रकार से ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत छांटना था। क्या फोर्थ है, क्या यह पर्व फूलों का पर्व है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, झारखंड में सरहुल पर्व, कर्मा पर्व और सोहराई पर्व, ये 3 ऐसे पर्व हैं जहां से एग्जामिनेशन में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे वो जेपीएससी जब मेंस होता है तो डिस्क्रिप्टिव की बात करें, आपका कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए सरहुल, कर्मा, सोहराई को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो सरहुल पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका चैत बैसाख में मनाया जाता है दोस्तों, है ना। कब मनाया जाता है? ये आपका चैत बैसाख में मनाया जाता है। कौन? आपका सरहुल पर्व, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मेला, राम रेखा धाम मेला। एक है आपका गांधी मेला, एक है आपका राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो झारखंड के किस जिले में आपका गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका देवघर, सेकेंड है आपका रांची, थर्ड है आपका लोहरदगा और फोर्थ है दोस्तों आपका सिमडेगा। तो इसका क्या सही आंसर होगा? जल्द कमेंट करके बताया दोस्तों। देवघर, रांची, लोहरदगा और सिमडेगा। तो जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका सिमडेगा, क्योंकि सिमडेगा में ही गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट कहता सरायकेला, है ना, कहाँ की बात कर रहा है? सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य, कौन सा नृत्य? छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब हुआ था, है ना, कब करवाया गया था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो छौ नृत्य है ना, ये जो आपका छौ नृत्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये छौ नृत्य के बारे में जाने। सबसे पहले ये छौ नृत्य कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था वह सरायकेला में हुआ था। झारखंड में कहाँ? तो झारखंड में सरायकेला खरसावा में हुआ था दोस्तों। इसके बाद छौ नृत्य का जो विस्तार हुआ वह कहाँ हुआ? तो वह आपका जो है वह पुरुलिया में हुआ। ये पुरुलिया कहाँ है? तो ये ध्यान देंगे वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में हुआ। इसके बाद कहाँ हुआ? एक और है आपका, उसका नाम आता है मयूरभंज, है ना, मयूरभंज। तो ये मयूरभंज कहाँ है? तो ये मयूरभंज ध्यान दे दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है। तो ध्यान दे, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि छौ नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ तो आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावा। लेकिन उसके बाद अगर विस्तार कहाँ हुआ तो वह आपका पश्चिम बंगाल में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में हुआ और उड़ीसा में कहाँ? मयूरभंज में हुआ दोस्तों। और अगर इसकी बात करेंगे कि अगर छौ नृत्य में कितने शैली देखने को मिलता है तो ध्यान रखेंगे 3 शैलियां देखने को मिलता है दोस्तों। और ये 3 शैलियां कौन है? तो ये 3 शैलियां यही 3 है दोस्तों, है ना। झारखंड में आपका अगर छौ नृत्य के बारे में पूछा जाए तो कितने शैलियां देखने को मिलता है छौ नृत्य में? 3 शैलियां। 3 शैली कौन है? एक आपका सरायकेला, एक आपका पुरुलिया और एक आपका मयूरभंज। लेकिन अगर इसमें बोला जाए कि नहीं इसमें सबसे प्राचीन शैली कौन है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो सबसे प्राचीन शैली है दोस्तों वह है आपका कौन? ये है आपका सरायकेला, है ना।
कौन है, सरायकेला जो है। और ये जो छौ नृत्य है वह कैसा नृत्य है, तो ध्यान देंगे ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो नृत्य किया जाता है वह मुखौटा पहन करके किया जाता है दोस्तों, है ना, मुखौटा पहन करके किया जाता है। कौन सा नृत्य, तो वह आपका छौ नृत्य। अब ये देखिए, सबसे पहले ये झारखंड में शुरू हुआ, उसके बाद विस्तार आपका झारखंड के अन्य राज्य में, भारत के अन्य राज्य में हुआ, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुआ। लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुधेंदु नारायण सिंह, जिन्होंने छौ नृत्य को विदेशों में प्रदर्शन किया था। और वह विदेशों में प्रदर्शन कब किया था, तो उसका जो डेट है वह है 1938। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों, है ना, यहाँ पशु भी आ सकता है ना, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। मतलब कहता है कि किस चित्रकला में आपका जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों का चित्र बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है जादोपटिया, सेकेंड ऑप्शन है कोहबर, थर्ड ऑप्शन है सोहराय और डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए हम लोग समझते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोहराय में ही है वह आपका जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है का चित्र बनाया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपका जो थंबनेल में ही लिख दिया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस सेशन में लिया है दोस्तों, है ना। तो सोहराय इसका सही आंसर होगा। अब कहेंगे नहीं कोहबर में क्या है, जादोपटिया में क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जादोपटिया दो शब्द से मिलकर बना है, जादो और पटिया, है ना। जादो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका चित्रकार, है ना, चित्रकार। और पटिया का मतलब होता है कागज, है ना, कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, छोटे छोटे टुकड़े। तो ध्यान देंगे, ये कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े के माध्यम से जो चित्र बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जादोपटिया, है ना, जादोपटिया चित्रकला। और ये कोहबर क्या है, तो ध्यान देंगे, अगर कोहबर के बारे में बात करें तो ये कोह और वर, है ना, दो शब्दों से बना है। कोह का मतलब होता है वह है आपका गुफा, और वर का मतलब तो वर, यानी वर से संबंधित गुफा में जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोहबर। इसलिए यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पति पत्नी से संबंधित चित्रकला कौन संबंधित है, क्या वो जादोपटिया, कोहबर है, सोहराय है। तो वहां पे ध्यान देंगे, अगर यहां पर पति पत्नी की बात करें तो ध्यान रखें पति पत्नी में आंसर जो होगा वह कौन हो जाएगा, वह आपका कोहबर होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। झारखंड में हिंदी के बाद बोले जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन है, क्या वो संथाली है, बांग्ला है, उर्दू है, कुड़ुक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। यही क्वेश्चन अभी जो पूछा था वह पीजीटी एग्जाम में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, क्योंकि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, वह कौन है, विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वह आपका कहाँ है, तो वह आपका रांची में है। कहाँ है, तो वह आपका रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कहता है इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है ना, यहां गलत की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहां देखिए पहला दिया है महामाया मंदिर गुमला में है, बिल्कुल सही है। मां योगिनी मंदिर दुमका में है, जी नहीं, ये मां योगिनी मंदिर दुमका में ना होकर के कहां है, तो ये आपका गोड्डा में है दोस्तों। कहां, गोड्डा में। ध्यान रखेंगे, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं इसको, योगिनी योग से जोड़िए और गोड्डा को गोड़ से जोड़िए, क्योंकि आपने बताया कि जब योगा करते हैं तो पैर हाथ सबका योगा करते हैं, और हाथ को पैर को सबका योगा करते हैं, और हम लोग पैर को खोरठा में जानते हैं कि गोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोड़। तो गोड़ का भी हम लोग योगा करते हैं, तो योग से जोड़िए गोड़ को, है ना, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो योगिनी मंदिर कहां हो जाएगा, वह हो जाएगा
जाएगा आपका गोड्डा। उसके बाद बंसीधर मंदिर गढ़वा, ये सही है। कालेश्वरी मंदिर चतरा, ये भी सही है। यानी आपका जो गलत आंसर है वह हो जाएगा माँ योगिनी मंदिर, दुमका ना हो करके कहाँ हो जाएगा, गोड्डा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज, है ना, ये आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान दे, क्या केदारनाथ साहू, केदारनाथ महतो, मुकुंद नायक, अशोक चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह होगा आपका मुकुंद नायक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य योगिन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यहां से ध्यान रखेंगे, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, है ना, चट्टान से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो यहां पे हमें क्या पूछा जा रहा है? विंध्य योगिन। क्या विंध्य योगिन चट्टान में कोयला मिलता है, तांबा मिलता है, लोहा, ये लोहा है ना, लोहा मिलता है कि चूना पत्थर मिलता है? तो ध्यान देंगे, जो आपका विंध्य क्रम के चट्टान में जो मिलता है वह क्या मिलता है? चूना पत्थर दोस्तों। और चूना पत्थर के साथ साथ क्या मिलता है? वह है आपका बलुआ पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर। तो चाहे बलुआ पत्थर बोले या आपका चूना पत्थर बोले, दोनों का जो आपका होगा आंसर क्या होगा? तो वह हो जाएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टान। कौन सा? तो ध्यान रखेंगे, विंध्य क्रम की चट्टानों में ही चूना पत्थर और कौन, बलुआ पत्थर मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें कोयला और लोहा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला और लोहा। तो ध्यान रखेंगे, कोयला जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना योगिन, है ना, तो ये आपका मिलता है गोंडवाना योगिन क्रम के चट्टान में। कहाँ पर? तो गोंडवाना योगिन क्रम के चट्टान में क्या मिलता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोयला मिलता है। और अगर लोहा की बात करेंगे तो लोहा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान, है ना, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या मिलता है? तो वो लोहा मिलता है। और तांबा भी मिलता है ना, तांबा भी मिलता है धारवाड़ क्रम के चट्टान में। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धात्विक खनिज, है ना, धात्विक जो खनिज है वो कहाँ से, कौन से चट्टान के क्रम में पाया जाता है? तो धात्विक खनिज भी बोलेगा तो ध्यान रखना है दोस्तों कि धारवाड़ क्रम में ही धात्विक खनिज। तो ध से धारवाड़ और ध से धात्विक, है ना, और जहां धात्विक आएगा तो धात्विक मतलब लोहा, तांबा, सोना, चांदी, है ना, ये सारा आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, लोहा और तांबा बोले तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में, कोयला बोले तो गोंडवाना योगिन क्रम के चट्टान में, और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर बोले तो विंध्य क्रम की चट्टान में। इसके अलावे भी झारखंड में अन्य क्रम के चट्टान पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे आर्कियन क्रम के चट्टान, है ना, ये सारा और पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोयला, तांबा, लोहा और चूना पत्थर ऑप्शन में था। हमें लगता है आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। दो तरह से पूछेगा कि कोयला जो है किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है, या डायरेक्ट इस तरह पूछेगा धारवाड़ क्रम के चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है ना, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है ना? कौन कहता है झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? कहता इस भाग की, पहला ऑप्शन, इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है। बिल्कुल, यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वो जटिल है। सेकेंड, इस भाग की स्थलाकृति विषम है। बिल्कुल सही है दोनों, क्योंकि यहाँ जान रहे हैं कि झारखंड मेरा पठारी इलाका है, तो यहाँ पर जो स्थलाकृति तो विषम है। कहता इस क्षेत्र का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। जी हाँ, यहां पर जो आपका अधिकतम भाग वनाच्छादित है, लेकिन कहता है यह कृषि के लिए, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। जी नहीं, अत्यंत अनुकूल जो है यहाँ का कृषि नहीं है। कि ध्यान देंगे, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से जो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी, है ना, नदी के बारे में पूछा गया है कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी के बारे में पूछा जा रहा है? उत्तरी कोयल नदी। तो ये उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती है, पिस्का के नजदीक से निकलती है दोस्तों। अब ये कहां देख लेते हैं, थोड़ा मैप में अगर हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं।
ये अगर मान ले झारखंड है ना, तो आखिर उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो ये जो उत्तरी कोयल निकलती है वह आपका रांची के पठार से पिस्का के नज़दीक से निकलती है दोस्तों। ये आपका कौन सी नदी? तो ये इसका नदी का नाम है, यह आपका उत्तरी कोयल। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, है ना। और ध्यान दें ये किस में जाकर के मिल जाती है? तो ध्यान देंगे एक जगह है यहाँ पर, उस जगह का नाम है आपका अमरकंटक, है ना। कौन सी जगह? अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं दोस्तों। एक निकलती है आपका कौन सी नदी? ये है नदी आपकी सोन नदी, है ना। और एक आपका कौन सी नदी है? तो ये नदी आपका है नर्मदा नदी। और एक नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है महानदी, है ना। तो ये आपका अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये सोन नदी जो है इसी में जा कर के ये उत्तरी कोयल क्या होती है? मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे अब उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? तो ध्यान देंगे उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है वह 3 नदियां हैं। एक है आपका औरंगा, है ना, एक है आपका अमानत, है ना, और एक जो आपका है बूढ़ा नदी। ये तीनों जो आपका है वह किसकी सहायक नदी है? वो आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों। और अगर ये उत्तरी कोयल के बहाव क्षेत्र की अगर बात करेंगे, प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ये कौन सा प्रमंडल है? तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे पलामू प्रमंडल है। कौन सी प्रमंडल है? पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। कौन कौन जिले हैं? 3 जिले हैं यहाँ पे। उसका ट्रिक है दोस्तों पगला, है ना। क्या है? पलामू प्रमंडल में ध्यान रखेंगे प से पलामू, प से पगला, है ना। पगला याद रहेगा ना। तो पगला का मतलब क्या है? तो प से है आपका यहाँ पे पलामू, ग से आपका है गढ़वा, और यहाँ ल से आपका क्या है? ला से है लातेहार। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये पलामू प्रमंडल यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ जो 3 जिला है उसको आप पगला से याद रख सकते हैं, प से पलामू, ग से गढ़वा और ला से आपका लातेहार। तो ये जो पलामू, गढ़वा और लातेहार जो है वो आपका ये उत्तरी कोयल का प्रवाह क्षेत्र है। और अगर सोन नदी की बात करेंगे तो ये आपका गढ़वा और पलामू है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो औरंगा तो है, अमानत तो है, अजय नहीं है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? कहां पूछा जा रहा है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा, वह होगा हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी जलप्रपात कहां है? तो हिरनी जलप्रपात ही जो है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहां है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। बलचौरा जलप्रपात कहां है? तो बलचौरा जलप्रपात जो है वह आपका गढ़वा जिला में है दोस्तों। फिर बूढ़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात आपका लातेहार में है। और अगर गुमानी जलप्रपात कहाँ है? तो गुमानी आपका जो है वह आपका साहेबगंज। कहाँ है? साहेबगंज दोस्तों। यहाँ इसे भी कुछ अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे जनरली आपका कि जो साहब लोग हैं, साहब लोगों का बहुत गुमान रहता है दोस्तों, है ना, साहब लोगों का। लेकिन सब वैसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अधिक देखते होंगे कि साहब लोगों का बहुत गुमान होता है। तो गुमानी को गुमान और साहेबगंज को साहब से जोड़ सकते हैं। तो गुमानी जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? साहेबगंज। अब बलचौरा को भी जोड़ सकते हैं। बलचौरा कहाँ है? गढ़वा। बलचौरा, चौरा मतलब चार। खोरठा में हम लोग चावल को क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग चार बोलते हैं। किसको? हम लोग चावल को चार बोलते हैं खोरठा में। और ये चार यहाँ आ रहा है ना, बलचौरा, चौरा यानी चार। और चार का जो उपज होता है चावल का वो खेत में होता है। खेत तो जानते हैं कि पूरा प्लेन नहीं होता है, वहाँ गड्ढा भी होता है, प्लेन भी होता है, वहाँ से आप पकड़ सकते हैं दोस्तों। चौरा यानी चार, चार आपका जो है प्लेन गड्ढा दोनों में होता है। तो गढ़वा आपका यहाँ से पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो सही आंसर होगा वह होगा हिरनी जलप्रपात, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जा रहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया। चिड़िया लिखेगा या तो आपका या चिड़िया लिखेगा, है ना, चिड़िया, है ना। ये
ध्यान रखेंगे। ये आपका चिड़िया है ना, वंशियाबरू, और फिर कहता है बादाम पहाड़ है ना, तथा कीरूबुरु। और एक आप जो है ये क्या है, कौन सा खान है, ये आपका लौ अयस की खान है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो चिड़िया है, बादाम पहाड़ है, कीरूबुरु है, वह कौन खान से संबंधित है, ये लौ अयस के खान से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन चिड़िया तो एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे चिड़िया किससे संबंधित है, तो लौ अयस के खान से संबंधित है। अब आखिर ये चिड़िया ये सारा चीज कहाँ है, तो ये सभी जगह जो है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। कौन कौन, चिड़िया, वंशियाबरू, बादाम पहाड़ और कीरूबुरु। तो दो चीज याद रखिएगा, ये सब कहाँ है, एक तो पश्चिमी सिंहभूम में है, किस खनिज से है, तो ये आपका लौह अयस्क के से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, है ना, ये फैक्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, 2002 में, 2008, 2012, 2015। इसका सही जो आंसर होगा वह 2015 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता तीसरी सूची है ना, और तीसरी सूची कौन सूची, समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसमें है। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आपका मूल संविधान में है ना, मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो मूल संविधान में आप सभी को पता होगा 8 अनुसूचियां थी, है ना। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियां हैं। और 12 अनुसूची में से एक था, और वह था आपका 7वीं अनुसूची। तो कौन सा था, 7वीं अनुसूची। ये 7वीं है ना, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये सूची से संबंधित है। तो स से आपका 7 होता है ना, और स से सूची याद रखिए, है ना। तो 7 सूची। अब ये सूची के मतलब कौन सा सूची, तो आपका हो जाएगा एक संघ सूची, एक हो जाएगा राज्य सूची, और एक हो जाएगा समवर्ती सूची, है ना। तो ये 3 सूची का जो वर्णन है, उल्लेख है, वह किस में है, किस अनुसूची में है, वो है आपका 7वीं अनुसूची दोस्तों। और ये संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, वह केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार बोले तो किसे, तो संसद का होता है। और यदि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, राज्य सरकार को होता है। और राज्य सरकार कहने का मतलब क्या है, राज्य विधान मंडल कानून बनाती है। और अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो यहां पे जो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था समवर्ती सूची के बारे में, तो क्या समवर्ती सूची के बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो है, क्योंकि केंद्र सरकार को है, मतलब संसद को है। क्या राज्य विधानमंडल को है, क्योंकि राज्य सरकार को मतलब आपका विधानमंडल को, यानी आपका क और ख दोनों होगा। आंसर आपका हो जाएगा सी, ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, है ना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला, राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रहा है क्या 355 के तहत, 356 के तहत, 357 के तहत या 358 के तहत। तो आपने आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपातकाल। 3 आपातकाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक होता है आपका कौन सा आपात, एक होता है आपका राष्ट्रीय आपात, है ना। एक जो होता है वह होता है आपका राजकीय आपात, है ना। और एक जो होता है वह आपका होता है वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात के बारे में आपने पढ़ा होगा। आखिर ये आपात जो है वो कब लगता है, तो ध्यान रखेंगे, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे बाह्य आक्रमण, है ना, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, है ना, या सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कंडीशन में जो है राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो उस अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 के तहत जो है, यदि भारत में युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए, तो राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 352 के तहत जो है वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इस
उसके बाद है राजकीय आपात। राजकीय आपात जो है कब लगता है, जब आपका जो है वह संवैधानिक, है ना, संवैधानिक तंत्र जो है वह विफल हो जाए। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे सकते हैं। उस आधार पर राष्ट्रपति जो है वह आपका राजकीय आपात के तहत, यानी अनुच्छेद जो अगर बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है वह आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा, या फिर अगर राष्ट्रपति को ही लगता है कि यहाँ पूरी तरह से किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है तो इससे क्या होता है कि सारी शक्तियां जो है वह आपका राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। और वह किस अनुच्छेद के तहत, तो 356 के तहत जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कब लगता है, तो जब चाहे वह भारत में, है ना, भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, है ना, भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में यदि अगर वित्तीय स्थिति, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना, क्या हो जाए, वित्तीय संकट की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति भारत या उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और आपात किस अनुच्छेद के तहत, तो यह हो जाता है आपका 360 के तहत दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राजकीय आपात और 360 वह होगा आपका वित्तीय आपात। तो यहां पर क्या पूछा था, राज्य में, है ना, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है, तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली, है ना, क्या बोला, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, क्या सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है, क्या सत्ता के केंद्रीकरण पर है, कि प्रशासक व जनता में सहयोग पर है, ऊपर सभी पर। जानते हैं पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ही है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो वही मुख्य उद्देश्य है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली जो है वह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तो दो ऐसे कौन जिले हैं, अब किसमें बात किया, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, किसमें बात कर रहा है, विधान परिषद। तो ध्यान देंगे यहां पर जो बात कर रहा है वह बात कर रहा है, चूंकि झारखंड हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां विधानसभा की बात कर रहा है। तो विधानसभा में ध्यान रखेंगे गुमला और लोहरदगा ही दो ऐसे जिले हैं जिनके एसटी के लिए पूरी तरह से रिजर्व है, आरक्षित है दोस्तों। और अगर विधानसभा की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 82। उसमें आपका क्या है, 81 जो है वह आपका निर्वाचित है ना, 81 क्या है, निर्वाचित है। और एक जो क्या है वह आपका मनोनीत है ना, एक आपका क्या है, एक आपका जो है वह मनोनीत है। और आपका ये मनोनीत है ना, ये आपका मनोनीत है। तो एक मनोनीत और 81 आपका निर्वाचित है। और अगर कुल पूछे तो वह आपका कितना हो जाएगा, वह आपका होगा 82 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में क्रोमाइट, है ना, क्रोमाइट का संकेंद्रण कहाँ है, ये भी आपका VVI है दोस्तों, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। ये जो चार दिया चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट दिया चिड़िया लॉयस के लिए, जादूगोड़ा अच्छा पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, जोजो हाथू पश्चिमी सिंहभूम। कौन ये जो चार है वो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे जो क्रोमाइट के लिए है वह है आपका जोजो हाथू, है ना। ये किसके लिए है, क्रोमाइट के लिए। क्रोमाइट के लिए ध्यान रखेंगे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जोजो हाथू पश्चिमी सिंहभूम। किसके लिए, क्रोमाइट के लिए। ध्यान, दोनों ध्यान रखेंगे। एक जोजो हाथू किसके लिए प्रसिद्ध,
क्रोमाइट के लिए। जो धातु कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। अब देखिए चिड़िया, तो चिड़िया भी हम लोग पढ़े थे कि चिड़िया कहाँ था, तो ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में था दोस्तों, है ना। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में था। और ये पश्चिमी सिंहभूम ये चिड़िया किसके लिए फेमस था? तो वह आपका लौह अयस्क के लिए था, है ना, ये लौह अयस्क के लिए। और ये जादूगोड़ा किसके लिए है? तो ये जादूगोड़ा तो पूर्वी सिंहभूम में है, लेकिन जादूगोड़ा जो है वह यूरेनियम के लिए, क्या चीज के लिए? तो यूरेनियम के लिए काफी फेमस है ये, तो ध्यान रखेंगे जादूगोड़ा यूरेनियम, है ना, आप ध्यान। उसके बाद ये घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में है, ये आपका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका तांबा के लिए, है ना। तो घाटशिला हो गया तांबा के लिए, जो धातु क्रोमाइट के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, और चिड़िया जो हुआ वह आपका किसके? लौह अयस्क के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान कौन सा है? तो ध्यान देंगे यहां उत्पादन, और एक पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। तो दोनों क्वेश्चन आता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से बोला जाए कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान कौन है, तो वह आंसर हो जाएगा दोस्तों झरिया। और झरिया कहाँ है? तो ये आपका है धनबाद में। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए, है ना, तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका करणपुरा, है ना। ये तो दोनों एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयले की खान झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन हो जाएगा? करणपुरा। झरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झरिया में सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर कोयले का उत्पादन है तो कहाँ होता है? तो वह आपका झरिया में ही होता है दोस्तों, है ना। झरिया ही है, होता है आपका सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे झरिया को, लेकिन वो उत्पादन की दृष्टि से है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो करणपुरा है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह उत्पादन पूछा गया था, इसलिए आपका झरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है टिस्को, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आकाश का नाम बदल करके टाटा स्टील कब कर दिया गया, है ना। कब किया गया आखिर इसका? टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आखिर ये टिस्को की जो स्थापना है ये आखिर कब हुआ था? तो ये टिस्को की स्थापना जो है वह आपका 26 अगस्त 1907 में हुआ था। किसने किया था? तो वह था आपका दोराबजी टाटा ने। किसने? दोराबजी टाटा ने किया था। कब किया था? 1907 में। कहाँ किया था? तो वह आपका ध्यान रखेंगे साक्षी में किया था। साक्षी कहाँ है? ये आपका जमशेदपुर में है ना। कहाँ है? जमशेदपुर में। तो 3 यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1907। किसने किया था? दोराबजी टाटा ने, है ना। और ये साक्षी कहाँ पर किया गया था? साक्षी जमशेदपुर में किया गया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे कब हुआ? ये कहता टाटा स्टील कब कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे टाटा टिस्को से जो टाटा स्टील कर दिया गया था वह आपका कब था? वो जो सही आंसर है वह आपका 2005, है ना। टाटा स्टील कब किया गया था? 2005 में। और ये टाटा स्टील का अगर जन्मदाता बोलेंगे तो जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो नौशेरवान जी, है ना, नौशेरवान जी टाटा, शेरवान जी टाटा, है ना। इसको क्या बोला जाता है? किसका जन्मदाता? टाटा स्टील का। क्योंकि ध्यान दें सबसे पहले टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील का जो विचार आया था सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो आया था नौशेरवान जी टाटा, है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे नौशेरवान जी टाटा को ही टाटा स्टील का जन्मदाता कहा जाता है। और ये जो है टिस्को का स्थापना तो 1907 में हुआ था, लेकिन अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 1911 से यहाँ पर जो है वह 1911 से उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों। और 1911 में शुरू हुआ था वह क्या हुआ था? तो ध्यान रखें 1911 में जो है वह लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो है वह अगर 1912 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टील यानी इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। तो ध्यान रखेंगे लोहे का। यहाँ से कई क्वेश्चन बना आपको। ये आपका दोराबजी टाटा, नौशेरवान जी टाटा। तो ध्यान रखेंगे स्थापना में दोराबजी टाटा, लेकिन जो नाम बदला गया उसमें नौशेरवान जी टाटा। नाम कब बदला गया? 2005। स्थापना कब हुआ? 7 बहुत लोगों को याद है, लेकिन 26 अगस्त को हुआ था 1907 में, है ना। कहाँ? साक्षी जमशेदपुर में, है ना। और ये 1911 में यहाँ से लोहे का उत्पादन शुरू हुआ और 1912 में आपका क्या हुआ? इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना। ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अच्छा यही क्वेश्चन जो है आपका लास्ट हुआ। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट ही बताया था
कि आज प्रश्न तो 40 हैं, है ना, लेकिन आपको 100 से अधिक प्रश्न सीखने को मिले होंगे, निश्चित तौर पर मिला होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 100 से अधिक प्रश्न, यहीं पर आप देख लीजिए कितना प्रश्न बन रहा है दोस्तों, है ना। और हमने बोला था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आप खुद देख होंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, जरूर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप सबसे पहले आप बताएंगे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपका मज़ेदार लगा या नहीं लगा। आपका सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे कि आखिर कैसा लगा सेशन, और अगर कहीं कुछ सुधार की जरूरत है तब भी हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आज का सेशन कैसा रहा, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। जय हिंद, जय भारत।